स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में मिराबियो की क्या भूमिका थी? इसने 1789 में नवगठित नेशनल असेंबली के सदस्यों का नेतृत्व किया था। मिराबियो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, परंतु वह मानता था कि सामंतवादी प्रथा को खत्म करना आवश्यक है। उसने एक पत्रिका निकाली तथा वर्साय में एकत्रित भीड़ को जोरदार भाषण दिया था। अब फ्रांसीसी क्रांति में आबेसिये का क्या योगदान था? आबेसिये भी नेशनल असेंबली का सदस्य था। यह एक पादरी था। इसने तीसरा स्टेट क्या है नामक एक प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा था। फिर 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति क्या विरासत छोड़ गई? पूरे विश्व में अब क्या है? निरंकुशवाद की समाप्ति होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेके सब पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ कि निरंकुशता अब खत्म होने लगी। अब लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। नंबर 2 है, लोगों में राष्ट्रवाद व लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ। नंबर 3, सामंतवाद का अंत हुआ। नंबर 4, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, जिसे भाईचारा भी बोलते हैं। फिर है वो अधिकार जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले। कौन कौन से अधिकार मिले हमें फ्रांसीसी क्रांति से? समानता का अधिकार, क्योंकि समानता हम देखते हैं तीनों स्टेट अब क्या है फ्रांसीसी क्रांति के बाद समान कर दिए गए। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 5, शिक्षा प्राप्त करने व संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। फिर फ्रांस के अंदर सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? फ्रांस में जिन नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। और फ्रांस में ये मताधिकार का अधिकार जो था 40 लाख जनसंख्या को प्राप्त था। निष्क्रिय नागरिक, जिन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें क्या कहा जाता था? निष्क्रिय नागरिक। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। फिर है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की क्या कार्य थी? फ्रांस में पहले स्टेटस जनरल थी। जनता की शक्ति को देखकर 27 जून 1789 को इसी राष्ट्रीय सभा का दर्जा दे दिया। किसे दे दिया गया? स्टेटस जनरल को। नंबर 1 है इसमें कार्य, कुलीन तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार छीन लिए। नंबर 2, चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। नंबर 3, चर्च पर सरकारी नियंत्रण हो गया। नंबर 4, सभी मनुष्य की समानता व स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। नंबर 5, 1791 में संविधान तैयार किया गया, जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई। विधायिका क्या होती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका लागू करती है। और न्यायपालिका क्या है? कानूनों को तोड़ने वालों को दंड देती है। फिर है फ्रांस में आतंक का राज। फ्रांस में 1793 से 94 के काल को आतंक का राज या आतंक का युग कहते हैं। इस समय सरकार का प्रमुख कौन था? रोबेस्पियर। अब इसे आतंक का राज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने क्या किया? चर्च को बंद करवा के उनके भवनों को बैरक या कार्यालय बना दिए। नंबर 2, किसान अपना अनाज मूल्य केवल सरकार द्वारा तय मूल्य पर ही अब शहरों में जाकर बेच सकते थे। नंबर 3, कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मांस एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। नंबर 4, फ्रांसीसी महिलाओं को अब पहले क्या कहते थे? सर और मैडम, महोदय महोदया। अब क्या है? सितोयेन यानी नागरिक, और महिलाओं को सितोयीन यानी नागरिका कहकर पुकारा जाने लगा। नंबर 5, सभी नागरिकों को साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया।
रोबेस्पियर से उसकी पार्टी के सदस्य भी दुखी थे। 1794 में उसे न्यायालय द्वारा गिलोटीन पर चढ़ा दिया। उसके बाद है ओलंप दे गूज कौन थी। क्रांतिकारी महिलाओं में इसकी सक्रिय भूमिका थी, महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूज। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। सन 1793 में महिला क्लबों को जैकोबिन सरकार द्वारा जबरदस्ती बंद किए जाने की निंदा की। नेशनल कन्वेंशन द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी।